नमस्कार बच्चों। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और भूगोल अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरल भाषा में सीधे परीक्षा के दृष्टिकोण से समझाने वाले हैं। ये वही प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और जिन्हें अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इस अध्याय से आने वाला कोई भी प्रश्न आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके अंकों को सीधे प्रभावित कर सकता है। तो चलिए बच्चों, समय बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं भूगोल अध्याय 7 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1। कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन क्यों कहते हैं? उत्तर। कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गंगा नदी की शाखा हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये पत्तन समुद्र तट से दूर नदी के भीतर स्थित होने के बावजूद बड़े जहाज़ों के आवागमन में सक्षम है। नदियों के माध्यम से समुद्र से जुड़ाव होने के कारण कोलकाता का पत्तन सांदर्भिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न 2। भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क के 2 कारण लिखिए। उत्तर। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क के 2 प्रमुख कारण हैं। 1. समतल स्थलाकृति एवं समतल भूमि। 2. जनसंख्या का उच्च घनत्व। प्रश्न 3। उन कारकों का नाम बताइए जो देश में रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न के लिए जिम्मेदार है। उत्तर। देश में रेलवे नेटवर्क का वितरण पैटर्न निम्न कारकों से प्रभावित होता है। 1. स्थलाकृतिक कारक। 2. आर्थिक कारक। 3. प्रशासनिक कारक। प्रश्न 4। हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है? कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर। हिमालय क्षेत्र में रेलवे लाइन के निर्माण के प्रतिकूल होने के प्रमुख कारण हैं। 1. उच्च एवं विषम स्थलाकृति। 2. विरल जनसंख्या। 3. आर्थिक अवसरों की कमी। प्रश्न 5। देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहां से कितनी दूरी तक चलाई गई? उत्तर। भारत की पहली रेलगाड़ी का शुभारंभ 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। ये रेलगाड़ी मुंबई यानी बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस दौरान कुल दूरी लगभग 34 किलोमीटर यानी 21 मील थी। प्रश्न 6। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कोई 2 राज्य एवं उनके प्रमुख पत्तन के नाम लिखिए। उत्तर। 1. तमिलनाडु चेन्नई पत्तन। 2. आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम पत्तन। प्रश्न 7। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर। 1. स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख महानगरों को जोड़ती है। यह 6 लेन वाली महाराजमार्ग परियोजना है। 2. इस परियोजना के अंतर्गत 2 प्रमुख गलियारों का प्रस्ताव है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर, असम को पोरबंदर, गुजरात से जोड़ता है। प्रश्न 8। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोई 2 राज्य एवं उनके प्रमुख पत्तन के नाम लिखिए। उत्तर। 1. कर्नाटक न्यू मंगलौर पत्तन। 2. महाराष्ट्र मुंबई पत्तन। प्रश्न 9। संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर। दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण संचार का साधन है। इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. सार्वभौमिक पहुंच। दूरदर्शन एक व्यापक संचार माध्यम है जो अपनी प्रसारण क्षमता के कारण देश के दूरदराज क्षेत्रों, गांवों और शहरों तक सूचना एवं मनोरंजन पहुंचाता है। इससे लोगों को राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को समझने में सहायता मिलती है। 2. शिक्षा और सूचना का माध्यम। दूरदर्शन शिक्षा और सूचना के प्रसार का एक प्रभावी साधन है। इसके माध्यम से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जो विद्यार्थियों और आम जनता को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रश्न 10। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? उत्तर। जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है और यह देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 11। स्थानीय बाजार किसे कहते हैं? उत्तर। स्थानीय बाजार वो बाजार होता है जो गांवों, कस्बों और शहरों के बीच स्थित होता है।
इसमें छोटे पैमाने पर व्यापार होता है और ये एक ही मुद्रा क्षेत्र के लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रश्न 12। भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तनों के नाम बताइए। उत्तर। भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन निम्नलिखित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, कोलकाता। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, मुंबई। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, दिल्ली। मीनाबक्कम अन्ना अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, चेन्नई। प्रश्न 13। परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों के नाम लिखिए। उत्तर। परिवहन के साधन बस, ट्रक, रेल, वायुयान, जलपोत, पाइपलाइन आदि। संचार के साधन रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, डाकतार, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, उपग्रह आदि। प्रश्न 14। राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। राज्य राजमार्ग वे प्रमुख सड़कें होती हैं जो किसी राज्य की राजधानी को उस राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती हैं। इन सड़कों का निर्माण, रखरखाव और संचालन राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। इसलिए इन्हें राज्य के अंदर यातायात की मुख्य जीवन रेखा माना जाता है। प्रश्न 15। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारों के अंतिम स्टेशनों के नाम लिखिए। उत्तर। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर, कन्याकुमारी। पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर, सिलचर। प्रश्न 16। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के सुदूर उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी शहरों के नाम लिखिए। उत्तर। उत्तरी शहर दिल्ली, पूर्वी शहर कोलकाता, दक्षिणी शहर चेन्नई, पश्चिमी शहर मुंबई। प्रश्न 17। भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तनों के नाम लिखिए। उत्तर। 1। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, कोलकाता। 2। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, मुंबई। 3। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, दिल्ली। 4। मीनामबक्कम अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, चेन्नई। प्रश्न 18। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। राष्ट्रीय राजमार्ग वे प्रमुख सड़कें होती हैं जो देश के विभिन्न भागों, राज्यों की राजधानियों, बड़े शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और बंदरगाहों को आपस में जोड़ती हैं। इन राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव केंद्र सरकार के अधीन होता है और इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। इस कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को देश के मुख्य और प्राथमिक सड़क परिवहन तंत्र के रूप में माना जाता है। प्रश्न 19। उत्तरी पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर। उत्तरी पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। 1। इस क्षेत्र की भूमि ऊबड़-खाबड़ और पर्वतीय है, जिससे सड़क और रेल परिवहन का विकास कठिन है। 2। यहाँ घने वन क्षेत्र पाए जाते हैं जो भूमि परिवहन में बाधा उत्पन्न करते हैं। 3। इस क्षेत्र में अनेक नदियाँ और तीव्रगामी जल स्रोत हैं, जिससे सड़क और रेल मार्ग बनाना मुश्किल हो जाता है। 4। यहाँ सड़कें और रेलवे लाइनें बिछाना अत्यंत महंगा और कठिन होता है, इसलिए वायु परिवहन सबसे तेज और सुविधाजनक साधन बन जाता है। प्रश्न 20। वायु परिवहन का महत्व लिखिए। उत्तर। वायु परिवहन का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। 1। वायु परिवहन सबसे तेज परिवहन साधन है, जिससे समय की बहुत बचत होती है। 2। ये दुर्गम क्षेत्रों जैसे ऊंचे पर्वतों, मरुस्थलीय भागों, घने जंगलों और समुद्री मार्गों को पार करने में सक्षम है। 3। ये उत्तरी पूर्वी राज्यों और दूर दराज क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। 4। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत सामग्री और सहायता शीघ्र पहुंचाने में वायु परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न 21। पाइपलाइन परिवहन के लाभ लिखिए। उत्तर। पाइपलाइन परिवहन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। 1। पाइपलाइन परिवहन तेल, गैस और तरल पदार्थों को लगातार और सुरक्षित रूप से पहुंचाने का साधन है। 2। इसे स्थल और जल दोनों क्षेत्रों में आसानी से बिछाया जा सकता है।
3. इसमें परिवहन लागत कम होती है और मानवीय श्रम की आवश्यकता भी कम पड़ती है। 4. पाइपलाइनों द्वारा मुंबई हाई से तटवर्ती क्षेत्रों तक कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस पहुंचाई जाती है। प्रश्न 22. स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग के महत्व लिखिए। उत्तर: स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। 1. ये महाराजमार्ग भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है, जिससे दूरी और यात्रा समय कम हो जाता है। 2. इसके माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवहन सुविधा बेहतर होती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। 3. ये मार्ग व्यापार और उद्योग के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी और तेजी से परिवहन संभव होता है। 4. इसके कारण आर्थिक गतिशीलता बढ़ती है और देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न 23. भारत के 3 प्रमुख पाइपलाइन परिवहन के बारे में लिखिए। उत्तर: भारत में पाइपलाइन परिवहन मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी 3 प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। 1. ऊपरी असम पाइपलाइन। ये पाइपलाइन ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों को गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के मार्ग से कानपुर तक जोड़ती है। इसकी शाखाएं बरौनी से हल्दिया, राजबंद से मोगरी तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जाती हैं। 2. गुजरात पाइपलाइन। ये पाइपलाइन सागवाला से वीरगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक जाती है। इसकी एक शाखा बड़ौदरा के निकट कोयली तेल शोधन संयंत्र को अन्य क्षेत्रों से जोड़ती है। 3. गैस पाइपलाइन। ये पाइपलाइन गुजरात के हजीरा को उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से जोड़ती है। ये मार्ग मध्य प्रदेश के विजयपुर से होकर गुजरता है। इसकी शाखाएं राजस्थान के कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला आदि स्थानों तक फैली हुई हैं। प्रश्न 24. भारतीय सड़क परिवहन समस्याओं से ग्रस्त है। किन्हीं 6 समस्याओं को लिखिए। उत्तर: भारतीय सड़क परिवहन की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। 1. भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है और साथ ही ढोए जाने वाले माल की मात्रा भी ज्यादा है, लेकिन उसके अनुसार सड़क नेटवर्क पर्याप्त नहीं है। 2. भारत में लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं, जो वर्षा ऋतु में कीचड़ से भर जाती हैं और उपयोग के योग्य नहीं रहती। 3. राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कम है, इसीलिए उन पर यातायात का दबाव बहुत अधिक रहता है। 4. कई स्थानों पर सड़कें संकरी हैं, जिससे दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। 5. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकतर प्रमुख शहरों तक ही सीमित हैं और उन्हें दूर दराज क्षेत्रों से जोड़ने के लिए लिंक सड़कों का अभाव है। 6. सड़कों पर बने पुल और पुलियाएं पुरानी व संकरी हैं, जिनके टूटने का खतरा बना रहता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए सड़कों के किनारे यात्री सुविधाओं का अभाव है। राष्ट्रीय महामार्गों पर टेलीफोन, आपात स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। प्रश्न 25. पाइपलाइन परिवहन के महत्व को समझाइए। उत्तर: पाइपलाइन परिवहन का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। 1. पाइपलाइन परिवहन का विस्तार जल और थल दोनों क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है। 2. इसके माध्यम से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस को उत्पादन क्षेत्रों से परिष्करणशालाओं तक तथा वहां से उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचाया जाता है। 3. पाइपलाइन बिछाने में प्रारंभिक खर्च अधिक होता है। 4. एक बार पाइपलाइन बिछ जाने के बाद उसकी देखरेख और संचालन में कम खर्च आता है और समय की भी बचत होती है। 5. पाइपलाइन परिवहन सबसे सुरक्षित और निरंतर आपूर्ति देने वाला परिवहन साधन है। प्रश्न 26. भारत में आंतरिक जलमार्गों का अधिक विकास क्यों नहीं हो पाया है? कारण लिखिए। उत्तर: भारत में आंतरिक जलमार्गों का अधिक विकास न होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। 1. भारत की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। शुष्क ऋतु में कई नदियां सूख जाती हैं या उनमें जलस्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे नौकाएं नहीं चल पाती। 2. वर्षा ऋतु में नदियों में अत्यधिक जल, तेज प्रवाह और बाढ़ आ जाती है, जिससे जल परिवहन असुरक्षित हो जाता है। 3. सिंचाई के लिए नदियों से नहरें निकालने और कई स्थानों पर बांध बनाने से नदियों का जलस्तर घट गया है और उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया है। 4. दक्षिण भारत की नदियां पठारी भागों से बहती हुई प्रपात बनाती हैं। इनमें जल का प्रवाह बहुत तेज होता है, इसलिए वहां नावों या स्टीमर का संचालन संभव नहीं होता। प्रश्न 27. कांडला समुद्री बंदरगाह की कोई 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर: कांडला समुद्री बंदरगाह की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है और ये स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला प्रमुख बंदरगाह है। 2. इसे मुंबई बंदरगाह पर बढ़ते यातायात का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया था।
3. कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जहां ज्वार भाटा की सहायता से जहाज़ों का संचालन होता है। 4. ये बंदरगाह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों के लिए निर्यात आयात व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर कृषि और औद्योगिक उत्पादों के लिए। प्रश्न 28. पाइपलाइन परिवहन के किन्हीं 2 गुणों और 2 दोषों की व्याख्या कीजिए। उत्तर। पाइपलाइन परिवहन के गुण। 1. पाइपलाइन परिवहन में सामग्री की हानि या देरी नहीं होती, इसलिए ये एक निरंतर और भरोसेमंद परिवहन साधन है। 2. पाइपलाइन बिछने से बरौनी और मथुरा जैसी आंतरिक रिफाइनरियां तथा गैस आधारित उर्वरक संयंत्र अधिक उपयोगी और प्रभावी बन गए हैं। पाइपलाइन परिवहन के दोष। 1. पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है, इसलिए ये हर स्थान पर संभव नहीं है। 2. पाइपलाइन में रिसाव या क्षति होने पर मिट्टी और भूजल प्रदूषित हो सकते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। प्रश्न 29. यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार मदद करते हैं? उत्तर। देश का औद्योगिक विकास यातायात और संचार के साधनों पर ही निर्भर करता है। ये साधन निम्न प्रकार से औद्योगिक विकास में सहायता करते हैं। 1. यातायात के साधन औद्योगिक कच्चे माल को उत्पादन केंद्रों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। 2. निर्माण के बाद तैयार माल को देश विदेश के बाजारों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाना संभव होता है। 3. ये साधन श्रमिकों, कर्मचारियों और प्रबंधकों के आने जाने को आसान बनाते हैं। 4. संचार के साधनों से व्यापार संबंधी सूचनाएं, आदेश और जानकारी जल्दी भेजी और प्राप्त की जाती है। 5. संचार माध्यमों द्वारा मांग और आपूर्ति की स्थिति की जानकारी लगातार मिलती रहती है। 6. संचार के कारण बिना यात्रा किए व्यापारिक सौदे पूरे हो जाते हैं, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। तो बच्चों, ये थे भूगोल अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और परीक्षा की तैयारी में मददगार रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली कक्षा 10 के सभी महत्वपूर्ण अध्यायों और प्रश्नों के वीडियो आपसे छूट न जाएं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय और नई महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।